स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। मैं अमरेश कुमार आज एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, ब्रॉन-फैन-ब्रेनर का सिद्धांत। ये ब्रॉन-फैन-ब्रेनर का जो सिद्धांत है, इसके सिद्धांत को पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये कितने स्तर में है पूरा डिटेल होगा, एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे जो आप फिर कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और जो आने वाले जे टेट, सी टेट या फिर किसी भी तरह का स्टेट टेट्स हो, चाहे बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, उसमें ये कई बार प्रश्न पूछ भी दिया गया है और पूछेगा ही, तो आप नहीं भूलिएगा और आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो एक एक करके वीडियो को शुरू से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और जो नए लोग हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। अभी भले आपको लगता होगा कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जब कोई टेट आ जाए, सी टेट आ जाए, जे टेट आ जाए, बी टेट आ जाए, यूपी टेट आ जाए, तब जो है ना यही वीडियो आप खोजिएगा कि कहाँ मिलेगा। तो इसको खोजने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सिद्धार्था जॉब पॉइंट पे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर नाम चैनल का याद नहीं है तो बाय अमरेश सर करके पारिस्थितिकी परक का सिद्धांत डालिएगा, वो आ जाएगा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पारिस्थितिकी परक जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, पहले परिस्थिति को हम लोग समझते हैं। पारिस्थितिकी है क्या? पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थिति या पारितंत्र, इसको दोनों कहते हैं। ये पारितंत्र जो है किसको कहते हैं? देखिए, हम लोग वातावरण में रहते हैं, वातावरण में कई चीजें हैं, कई घटक हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं। सजीव हैं तो सजीव में पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, बहुत चीज है। निर्जीव हैं तो उसमें भौतिक संसाधन के रूप में भी है और अभौतिक चीजें भी है, जैसे हवा, पानी, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, झरना, घास। तो ये सब क्या है? पारिस्थितिक पारितंत्र, यानी जितने भी जीव होते हैं ये सभी जीव अपने वातावरण से स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो इसी को कहा जाता है पारितंत्र। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी पर कोई भी चीज परिवर्तित होता है तो हम सीधे या कहें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित होते हैं। मान लिया जाए कि वायुमंडल प्रदूषित हो जाए तो जीव जंतु प्रभावित हो जाएंगे, पेड़ पौधे समाप्त हो तो हमारे साथ साथ जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। जंगल है, जंगल नष्ट हो रहा है तो शाकाहारी जानवर नष्ट हो रहा है, शाकाहारी जानवर नष्ट हो रहा है तो मांसाहारी नष्ट हो रहा है। तो यानी पारितंत्र असंतुलित हो रहा है, यानी वातावरण के साथ जो जीवों का संघर्ष है, स्ट्रगल है, अनुकूलित करने का जो एक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक भौतिक परिवर्तन होता है, उसको हम लोग पारितंत्र कहते हैं। तो उसी तरह ब्रॉन-फैन-ब्रेनर कहता है कि बच्चे जो सीखते हैं, बच्चों में जो सामाजिकरण होता है वो वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। और वातावरण यानी समाज में, जो वातावरण के अंदर ही है समाज, समाज के साथ वो संघर्ष करता है, अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। तो जिसको हम लोग पारितंत्र कहें, नहीं पारिस्थिति उसी के नाम पर पड़ा है, पारिस्थितिकी परक सिद्धांत या फिर इकोलॉजिकल थ्योरी। तो क्वेश्चन सीधे सीधे रहेगा कि इकोलॉजिकल थ्योरी यानी पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ब्रॉन-फैन-ब्रेनर। इसके नाम में मत जाइए, नाम थोड़ा सा आप बोलने में आप उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। ब्रॉन-फैन-ब्रेनर शायद बहुत लोग बोल भी नहीं पाएंगे, तो खैर जो अजीब होते हैं वही याद हो रहते हैं, ये अजीब है, याद रहेगा हम लोग को। तो पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अंतर्गत जो है पर्यावरणीय तल को ब्रॉन-फैन-ब्रेनर जो है वो 5 स्तर में विभाजित करते हैं, 5 स्तर में विभाजित करते हैं। पहला है लघु मंडल, दूसरा मध्य मंडल, वायुमंडल, बृहत मंडल, घटक मंडल। और इससे आपको याद आ रहा होगा कि ये वायुमंडल का परत तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अलग है लघु मंडल, जिसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं। इसका इंग्लिश भी पूछ देता है कभी कभी, इसको याद रखिएगा, इंग्लिश वाला नाम इसलिए हम लिख दिए हैं। तो एक मैप के द्वारा समझते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं कि पहला है लघु मंडल, और ये लघु मंडल जो है ये पारिस्थितिकी परक यानी पारिस्थितिकी का, पारितंत्र का सबसे अंदर का चीज है, इसमें क्या है वो बताएंगे। दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा
बाह्य मंडल जिसको एक्सो सिस्टम कहते हैं, और सबसे बाहरी बृहत मंडल। फिर ये घटक मंडल क्या है? सबसे बाहरी घटक मंडल नहीं है, इसको याद रखिएगा। सबसे बाह्य परत जो है ब्रॉन फैन ब्रेनर ने बृहत मंडल को बताया है। कैसे बताया, क्यों बताया, ये बताएंगे आपको हम। घटक मंडल जो क्रोनो सिस्टम है, क्रोनो सिस्टम जो है ये सब चीज प्रभावित करता है, चाहे लघु मंडल हो, मध्य मंडल हो, वायुमंडल हो या फिर बृहत मंडल हो। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो है लघु मंडल माइक्रो सिस्टम। देखिए इसमें बच्चा क्या करता है कि शिशु जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले परिवार में रहता है, यानी माँ के पास रहता है, फिर माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य के पास रहता है, और वहाँ से उसका वो अंतःक्रिया करते हुए अपने अंदर समाजीकरण करता है। याद रखिएगा अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या हुआ कि यानी जो समाज में जैसा चलन है, जैसा बोलिएगा, जैसा व्यवहार कीजिएगा, जैसा एक्टिविटी कीजिएगा, बच्चे भी उससे के साथ अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। तो इसमें कहता है कि निकटतम वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए बच्चे समाजीकरण सीखते हैं। जैसे सबसे निकट में क्या रहेगा? माता पिता। जैसे शिशु जन्म लेता है तो माता पिता, फिर परिवार, उसके बाद परिवार के संपर्क में आता है, फिर दोस्त हो गए। जैसे बड़ा होता है बच्चा दोस्त हो गया, दोस्त के नज़दीक में आता है, दोस्त बनाता है, साथी संगत बनाता है। फिर जैसे स्कूल जाना शुरू किया, वहाँ शिक्षक से मुलाकात होती है, स्कूल हो गया, पास पड़ोस हो गया। ये सब उसका सबसे निकटतम वातावरण है। और यहाँ पर वो समाजीकरण कैसे करता है? अंतःक्रिया करते हुए करता है। इसका स्वरूप द्विदिशात्मक होता है। द्विदिशात्मक बोले तो यानी द्विदिशात्मक क्या होता है कि बच्चों आप जो कर रहे हैं, बच्चे उसको नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, और फिर वो रिटर्न भी देते हैं। यानी आप जैसा कीजिएगा, आपका करना और उसका पाना, आपका करना और उसका पाना, यानी उसका पाना एक दिशा हो गया, फिर आपके साथ वो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो ये चीज कहलाया द्विदिशात्मक। दूसरा है मध्य मंडल जिसको मेजो सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपसी संबंध से जुड़ता है, यानी यहाँ माता पिता है तो माता पिता से उस बच्चे का संबंध कैसा है। यदि बच्चे का संबंध अच्छा होगा तो समाजीकरण अच्छा होगा, परिवार के साथ संबंध अच्छा होगा, परिवार के साथ संबंध अच्छा होगा, समाजीकरण अच्छा होगा, दोस्त के साथ संबंध अच्छा होगा तो अच्छा होगा, शिक्षक के साथ, उसी तरह स्कूल के साथ, उसी तरह पड़ोस के साथ। तो यहाँ डिपेंड क्या करता है दूसरे स्तर में आपसी संबंध। यदि आपसी संबंध यानी तालमेल, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है तो इसमें क्या होता है कि बच्चे में दुर्गुण हो जाता है, अवगुण हो जाता है, या उसके प्रति गलत भाव आ जाता है। तो मध्य मंडल जो कहलाता है आपसी संबंध पर है। आपसी संबंध किसका? आपसी संबंध। आप देख रहे हैं कि ये लघु मंडल है, तो ये लघु मंडल का आपसी संबंध है। यानी लघु मंडल में जो चीजें हैं, उसके सबसे निकटतम वातावरण में जो चीजें हैं, परिवार है, मित्र है, माता पिता है, दोस्त है, स्कूल है, शिक्षक हैं, तो इसका संबंध कैसा है? स्कूल में भी शिक्षक और छात्र के बीच संबंध अच्छा है तो वो बेहतर सीखता है और बेहतर उसका समाजीकरण होता है। अब कोई टीचर उसको डांट दे, फटकार दे या फिर दंड दे दे तो क्या होगा? उसका एक आपसी संबंध शिक्षक और छात्र के बीच गड़बड़ा जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं, मेरे एक दोस्त थे, उसको मैथ से बहुत डर लगता था। मैथ ऐसा नहीं कि कोई भी संतान या कोई भी शिशु जो है मैथ नहीं जानता, वैसा नहीं होता, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में 70-80% वो नंबर लाता था, लेकिन मैथ में वो हमेशा मैथ से भागता था और अक्सर फेल हो जाता था। इसका वजह क्या था कि जो शिक्षक के टीचर थे प्राइमरी स्तर पर, वो हम लोग के कड़क थे। उसका आपसी संबंध शुरू से ही गड़बड़ा गया था। मतलब जैसे वो शुरू में उसको सिखाना चाह रहे थे, नहीं सीख पा रहे थे तो डांट देते थे। उस समय तो मार भी लगती थी ना, अब तो मारना हो गया अवैध, आप मारते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी, अलग बात है। तो उस समय मार दी। तो उस समय से वो मैथ के क्लास को इग्नोर करते रहा और कभी भी वो सीख नहीं पाया। तो इस तरह से क्या होता है कि जिस चीज से आपका आपसी संबंध तालमेल गड़बड़ाता है या बिगड़ जाता है तो आपके संबंध मधुर नहीं होते हैं और उस चीज को आप नहीं सीखते हैं और उसके प्रति आपके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया वैसी नहीं हो पाती। दूसरा जो मध्य मंडल है, ये तो आपसी संबंध पर हो गया, आपसी संबंध। तीसरा बाह्य मंडल। तीसरा बाह्य मंडल, इसमें क्या होता है कि यहां बालक स्वयं नहीं होता है। कौन होते हैं? इसके सबसे निकट क्षेत्र में
जो भी चीज़ है उसके कार्यस्थल। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें जो देखें कि ये जो माता पिता हैं या लोग हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, तो उसके कार्यस्थल उस पर प्रभाव डालता है। आपके माता पिता, हमारे माता पिता जैसे कर्म करते हैं, जैसा काम करते हैं, उसका कार्यस्थल प्रभावित करता है। मान लिया जाए कि किसी का गार्जियन जो है उसको समय नहीं दे पाता अपने काम के प्रति, उसका समाजीकरण उसके साथ वैसा नहीं हो पाता है। अब सुबह जाए और रात में आए तो उसका आपसी संबंध नहीं हो पाता है कार्यस्थल के वजह से। तो इसमें बालक स्वयं नहीं होते हैं, बालक स्वयं दोषी नहीं होते हैं या बालक स्वयं इस पर प्रभाव नहीं डालता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बालक स्वयं नहीं होते हैं, लेकिन निकटस्थ क्षेत्रों या संदर्भों की अनुभूति करते हैं। जैसे माता पिता का कार्यस्थल, जैसा कार्यस्थल होगा उसका समाजीकरण वैसा होगा, वैसा गुण उसके अंदर आएगा। धार्मिक संस्थान, अब वो जिस धर्म से जुड़े हुए होंगे उसके परिवार, समुदाय, समाज, तो उसके समाजीकरण को प्रभावित कर देगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, किसी तरह का स्वास्थ्य या कल्याण केंद्र है, मान लिया जाए कि कहीं जिम वगैरह है, तो बच्चे उस समाज वो चाहेगा कि हम जिम करें। वो यदि कोई फील्ड वगैरह है, औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन जैसे कि बच्चों का खेल संगठन हो जाए या फिर किसी तरह का कोई संगठन हो जाए, तो यहाँ पर बच्चे स्वयं नहीं होते, लेकिन उसके कार्यस्थल से वो प्रभावित होते हैं। चौथा है बृहत मंडल। बृहत मंडल जिसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं, यह सबसे बाहरी स्तर है। जैसे परंपरा, ये बाहर है, ये बच्चों से कोई लेना देना होता नहीं। अब किसी समाज में या सोसाइटी में हम जहाँ रहते हैं, वहाँ का परिवार, वहाँ के परिवार के लोगों का परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है, संस्कृति क्या है, प्रथा क्या है, मूल्य क्या है, सामाजिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, संसाधन क्या है। तो जैसा परंपरा समाज में रहेगा, समाजीकरण उसी हिसाब से, जैसा रीति रिवाज, कानून, प्रथा, संस्कृति जैसा रहेगा, उस बच्चों में भी समाजीकरण की प्रक्रिया वैसी ही होगी। ये बाह्य परत है, बृहत मंडल है। और चौथा जो है, यानी पांचवा जो है, ये है सामाजिक ऐतिहासिक अवस्था, इसको कहा है इसने, जिसका प्रभाव विकास पर पड़ता है। अब जैसे कि ये घटक मंडल है, इसको उसके समाजीकरण से लेना देना नहीं होता, ये एक तरह से सामाजिक अधिगम की बात कर रहे हैं। ब्रॉनफेन-ब्रेनर जो है ये सामाजिक अधिगम की बात कर रहे हैं, इसका मानना है, मानना नहीं है। ऐसे भी देखिएगा कि हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल ना, आप देखिएगा मोबाइल खट खट चलाता है, लेकिन वही मोबाइल आप अपने दादाजी को दे दीजिए, खूब पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पिताजी को दे दीजिए, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस तरह छोटा बच्चा जो साल 2 साल का आजकल चला रहा है, निकाल पा रहा है, वो बुजुर्ग आजकल नहीं निकाल पाता है। उसको देने के बाद भी आप नहीं सीख पाइएगा, नहीं सीख पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो जिस अवस्था में था, जिस अवस्था में था, उसका टेक्नोलॉजी उसी तरह से डेवलप था, और उसका जो सामाजिक स्तर हुआ सीखने का, सामाजिक अधिगम जो उसके अंदर सीखने का हुआ, वो उसी तरह से डेवलप हो गया। और आज जो बच्चे जन्म लिए हैं, उसका अभी एक घटक के रूप में क्रोनो सिस्टम जो है, अभी के समय में क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए। हो सके हम लोग के संतान तो मोबाइल अभी देख रहे हैं, लेकिन पापा हो जाए, दादा हो जाए, वो लोग तो सिखाने के बाद भी नहीं सीखते हैं। लग रहा है कि ये झंझट ही है मेरे, और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रहता है कि फ़ोन आया तो हरा वाला से उठता है, लाल वाला से कटता है, लगाना है तो भी मुश्किल है। हम लोग को देते हैं कि लगा दो जरा सा यहाँ वहाँ उनको। क्यों? क्योंकि उसका जो था सिस्टम, टेक्नोलॉजी उस समय डेवलप नहीं था। हो सके कि आने वाले पीढ़ी में हम लोग से ज़्यादा हाईटेक हो जाए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, घटक मंडल ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रॉनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखते हुए मज़ा आया, तब तो यहाँ तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।